द फर्स्ट विटनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं सुंदर सोलंकी। 22 अप्रैल को जिस तरह से देश के निर्दोष लोगों पर हमला हुआ, उनका खून बहा, उससे पूरा देश सख्ते में आ गया। लेकिन बिहार में नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से चेतावनी दी, उसके बाद पाकिस्तान आतंकी और उसके आका वही सख्ते में नहीं है, पूरी दुनिया सख्ते में है कि आखिर अब क्या होगा। क्या इतिहास ही नहीं भूगोल बदलने वाला है। इन सब चीजों पर, इन पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। सर, स्वागत है आपका। सवाल यही, पूरा देश ये जानना चाहता है कि अब आगे क्या। हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिस तरह से चेताते हैं आतंकी और उनके आकाओं को, इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, अब आगे क्या होगा। धन्यवाद सोलंकी जी। पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और इस ट्रेजिक घटना के अगेंस्ट में जो भी कार्रवाई होगी और जो हमारे मोदी जी मार्गदर्शन करेंगे, वो सब कार्रवाई, जैसा कि उन्होंने बताया, कि दुनिया के अंत तक इनका पीछा किया जाएगा, इनको ख़त्म किया जाएगा। परंतु ये काफ़ी नहीं है। जो दुश्मन, जो आतंकवादी ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई काफ़ी सालों से चल रहा है और इनकी सोच और इनका जो तरीका है वो इतना बर्बरतापूर्ण है। इट इज़ सो मेडिवियल, सो एनिमलिस्टिक। ये इंसानों वाला कार्रवाई नहीं है। ये सिर्फ आदमखोर भेड़िए कार्रवाई कर सकते हैं और इनका डिस्क्रिप्शन इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताना चाहूँगा। परंतु चलते हैं हमारे देश क्या का इलाज क्या होगा, क्या इलाज होगा, कैसे इनका इलाज किया जाए। देखिए, जो पहला एक्शन मोदी जी ने अनाउंस किया है वो है सस्पेंशन ऑफ IWT, जब तक कि पाकिस्तान पूरा टेररिज्म ख़त्म ना कर दे, और वो वेरीफाइबल होना चाहिए कि ख़त्म कर दिया है उसने। IWT, जैसा कि पाकिस्तानी खुद बोलते हैं, वो उनका शहरग है, उनकी जगुलर वेन है। यानी कि इसके बिना सचमुच में पाकिस्तान एक रेगिस्तान हो जाएगा। इंडस वाटर के पानी के बगैर पाकिस्तान सचमुच में रेगिस्तान हो जाएगा। कई लोगों को शायद इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, लगता होगा कि पानी रोकने से कितना असर पड़ेगा, परंतु वो देश जो कि पूरे पानी पर ही निर्भर है, ये कृषि प्रधान देश है पाकिस्तान, और ख़ासकर उनके पंजाब प्रोविंस में पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा जो खेती होती है, इरिगेशन होता है, उसका पूरा का पूरा पानी इंडस वाटर से ही आता है। जैसा कि आप सबको विदित है, जो इंडस वाटर वैली के 3 वेस्टर्न रिवर्स बोला जाता है, इंडस, झेलम और चनाब, उनका पानी पाकिस्तान के लिए है, और 3 जो ईस्टर्न रिवर्स बोला जाता है, रावी, ब्यास और सतलज, वो हमारे लिए है। परंतु ये थोड़ा सा नुआंस्ड इशू है। यानी कि जितना पानी आज के दिन जाता है, उसका टोटल पानी, उसका 80% पाकिस्तान के लिए है। यानी कि शुरू में जब 1960 में हमने ये मायदा किया पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान के काफ़ी फेवर में था, और परंतु पाकिस्तान उसके बावजूद उनकी हालत ख़राब है। अभी देखिए, 175 मिलियन एकड़ फीट टोटल कैपेसिटी है इंडस वाटर ट्रीटी की। इसमें तकरीबन 35 बिलियन एकड़ फीट भारत के लिए है, और तकरीबन 100 बिलियन एकड़ फीट जो हमारे देश से जाता है पाकिस्तान की तरफ, वो उनके लिए है। बाकी काबुल नदी की तरफ से या अफ़गानिस्तान की तरफ से आता है। पाकिस्तान के पास स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम है। जो इंडस के ऊपर डैम है, जो चनाब के ऊपर, झेलम के ऊपर, वो बहुत कम है, और उसमें भी जो सिल्टेशन हुआ है या जो उसका डैम का मेंटेनेंस होता है, वो बहुत कम करते हैं। एज अ रिज़ल्ट, टुडे दे आर ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% डिफिशिएंट, और इंडिया ने धीरे धीरे अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाया है, झेलम के ऊपर भी, चनाब के ऊपर खासकर। तो अगर इंडिया पूरा पानी तो शायद अभी नहीं रोक पाएगा, खासकर बरसात के टाइम में, परंतु अगर इंडिया पानी को थोड़ा भी रोक करके टाइमिंग आगे पीछे करता है, तो इसका बहुत बुरा असर होगा पाकिस्तान के ऊपर,
और जैसा कि आपको पता है, जब तक इंडस नीचे समुद्र तक पहुंचती है तब तक वो बिल्कुल सूखा नदी बन जाता है और समुद्र का पानी वापस आने लगता है। ये समुद्र का पानी कराची के बजाय और ऊपर तक आता जाएगा जैसे जैसे हम पानी रोकेंगे, और अगले कुछ सालों में काफ़ी हद तक हम पानी रोक पाएंगे, जिसका बहुत बुरा असर होगा पाकिस्तान के ऊपर। उनके देश की स्थिति एज इट इज़, इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हालत में है, एग्रीकल्चर में इसका बुरा असर यही पड़ने के तो बाद अफसोस होता है सर, यही तो गुस्सा आता है कि पानी भी हमारा लेते हैं, खाना भी उसी से बनता है उनका, और उसके बावजूद हमारा खून बहाते हैं। और सवाल ये भी है कि ये खून का बदला पानी से ही नहीं लिया जाएगा। लोगों में गुस्सा बहुत है, लोग नहीं चाहते कि खून का बदला पानी से हो, खून का बदला खून से हो। अब एक्शन क्या क्या देखते हैं आप, जिस तरह से कड़े शब्दों का, सख्त तेवर का मोदी जी ने बिहार से जिस तरह से एक ऐलान किया कि बख्शा नहीं जाएगा और कल्पना से परे सजा दी जाएगी, क्या मतलब निकालें इसका? कल्पना से परे किस तरह का बदला हो सकता है वो? सचमुच में यह कल्पना से परे बदला होगा, मुझे पूरा यकीन है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है भारतीय सेना के साथ, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मोदी जी के गवर्नमेंट और मोदी जी के डायरेक्शन और मोदी जी के एक्शंस के ऊपर, मुझे पूरा यकीन है हमारे देश के सरकार के ऊपर, हमारे देश के फ़ौज के ऊपर और हम सब पूरे देशवासियों के ऊपर, कि इसका बहुत भरपूर, बहुत ही बुरी तरह पाकिस्तान के ऊपर बदला लिया जाएगा। चंद एक पॉइंट जो मैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बोला था, इसके बावजूद, इसके अलावा जो पॉइंट्स मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, उसका अभी डिस्क्लोज़र नहीं किया गया है, और मैं ऐसे खुले मंच में बताना भी नहीं चाहता हूँ जो मैं सोचता हूँ। परंतु बहुत सारे टारगेट ऐसे हैं, बहुत सारे विकल्प ऐसे हैं जिसका असर खासकर पाकिस्तानी सेना के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में जो बोलते हैं सांप का सर, सांप जो है ना वो पाकिस्तानी सेना है। तो पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक्शन होना चाहिए। कुछ जगहों पर जहां पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक्शन हो सकता है, और मुझे अब क्या एक्शन होगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, परंतु जो मैं सोचता हूं, उनका जीएचक्यू है रावलपिंडी में। ये जीएचक्यू पूरे एक्शन का, पूरे उनके सोच विचार का गढ़ है। रावलपिंडी रावलपिंडी, लश्कर तैयबा जो छोटा सा ग्रुप ने जिम्मेवारी कबूल किया है, वो लश्कर तोयबा का ही हिस्सा है। वो उसी का नया नाम है, उसी का छोटा सा अपभ्रंश करके नाम, ये बदली नाम अपना बदली करते रहते हैं। उसका हेडक्वार्टर है मुरीद के में, बहुत टीआरएफ। यस। तो टीआरएफ जिसका मदर ऑर्गेनाइजेशन एलईटी है, उसका हेडक्वार्टर है मुरीद के में, बहुत सालों से है। तो मेरे सोच समझ से जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने पिछले बार एक्शन लिया था, उससे बढ़ कर के जो उनका एक्चुअल एक्शन लेने वाली जगह है, वो ये दोनों जगह जो मैंने डिस्क्राइब किया। इसके अलावा भी और भी जगह हैं जहाँ पर से हमें, हमारे लोगों को पता है, उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, या आईबी के पास जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम एक्शन लेते रहे हैं, लेकिन अपरेंटली उसका असर उतना नहीं हुआ है उनके ऊपर। अभी उनके जो बिल्कुल हेडक्वार्टर्स है, बिल्कुल जो सेंटर है, उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरी है, एक मेडिकल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट स्टेट। नाउ व्हाट इज़ दिस टेररिस्ट स्टेट? टेररिस्ट स्टेट इज़ अ पराया स्टेट। कई बार दबे शब्दों में दुनिया के बहुत सारे लीडर्स ने इनको डिस्क्राइब किया हुआ है कि दे आर पैथेटिक लायर्स, दे ब्रीड स्नेक्स इन द बैकयार्ड, एंड सच वर्ड्स हैव बीन यूज्ड। बट जैसे कि हमारे देश में गांव में किसी को हुक्का पानी बंद किया जाता था, तो उस तरह से अगर पाकिस्तान का दुनिया में हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, आई एम नॉट मीनिंग दिस सैंक्शन लगाना, वो लगाना, दीज आर ऑल्सो इशूज़, बट ये पूरी तरह से देश में पॉलिटिकली, जियो पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशली, ट्रैवल वाइज, in all aspects, they need to be isolated, they need to be identified, they need to be pointed out कि भाई ये हैं टेररिस्ट स्टेट के लोग, ये हैं टेररिस्ट। इनका प्रधानमंत्री, इनका प्रेसिडेंट, इनके, दे शुड ऑल बी नोन एज पीपल हु स्पॉन्सर टेररिज्म एज अ मैटर एंड अ स्टेट मैटर। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो सदियों तक इस तरह की कार्रवाई करता रहा है। मैं सदियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर देखिए तो
1947-48 में भी जो पहला एक्शन पाकिस्तान ने लिया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, वो था इन्हीं के थ्रू, कबायलियों के थ्रू, नॉन स्टेट एक्टर्स। ये पॉलिसी उनकी 1947 से ही रही, जब से जैसे ही जन्मने के साथ ही उसने ये कार्रवाई स्टार्ट किया, चाहे वो 65 हो, ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसमें उन्होंने 7,000 इंट्रूडर्स भेजे हमारे देश जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रिवोल्ट कराने के लिए। सेम इन 675-71, सेम आफ्टर दैट प्रॉक्सी वॉर जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 15-20 साल से। तो ये हमेशा से इनकी यही मंशा रही है, यही कार्रवाई है, यही कार्रवाई समझते हैं ये। लेकिन इस बार ये आदत इनकी बदल जाएगी, जिस तरह से हमारी सरकार और हमारा देश रुख ले रहा है, लोगों में गुस्सा है। ये सर ने सही कहा कि केवल पानी बंद करने से बात नहीं बनेगी, हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा पूरी दुनिया में। ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है। पूरे देश, इस देश को जब तक आतंकवादी देश घोषित नहीं किया जाएगा, और यही इस बार इरादा है कि इनकी आने वाली पुश्तें भी ध्यान रखें कि आखिर हिंदुस्तान से पंगा लेने का मतलब क्या है। सर, ये बात आपने बड़ी कही कि सेना पर भी इनके जो सांप का फन है उसको कुचला जाए, और फिर बड़ी चीज ये कि केवल पानी नहीं, हुक्का पानी भी बंद हो। लेकिन बात ये आती है, जिस तरह से ये जो सेना का मसला है, पाकिस्तानी सेना का मसला है, हमने उनका बयान सुना, उनके जो आर्मी चीफ हैं वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। उनको तो ये जो ट्रेनिंग मिली है, यही केवल बांटने की ट्रेनिंग मिली है, खून बहाने की ट्रेनिंग मिली है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसके पहले कि मैं उनके सेना प्रमुख के बयान के ऊपर कमेंट करूं, पहले मैं उनके सेना के ऊपर कमेंट करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तानी सेना एक ऐसी सेना है पूरे दुनिया में जिन्होंने आज तक कोई युद्ध नहीं जीता। सभी युद्ध में हारे हैं वो, लेकिन बावजूद इसके अपने देश के अंदर, जैसा कि लोग बोलते हैं, वो एक अकेलौता देश है जो कि जिसमें सेना एक देश को ओन करती है। 65 में पहली बार खुले इससे निकला पाकिस्तानी सेना भारत से टक्कर लेने या भारत के ऊपर आक्रमण करने, ऑपरेशन जिब्राल्टर, उसके बाद ग्रैंड स्लैम अखनूर के इलाके में। और उसके बाद जैसे ही भारतीय सेना ने एक्शन स्टार्ट किया, 1 महीने के अंदर ही सीज़ फायर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, और ताशकंद में सारा जो ऑब्जेक्टिव था लड़ाई का उनका ख़त्म हो गया। अभी भी खेमकरन असल उत्तर के पास 100 से ज़्यादा पैटर्न टैंक, जो कि उस समय के सबसे आधुनिक टैंक थे, तो पाकिस्तान को यूएसए ने दिया था उस समय, वो पैटर्न नगर कहा जाता है क्योंकि इतने सारे टैंक हमने बर्बाद किए। उस लड़ाई के बाद अपने आप पाकिस्तान सेना कभी भारत के अगेंस्ट में नहीं आई है। 71 में तो आना पड़ा क्योंकि इतना सारा उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में उन्होंने कत्लेआम किया था, उसके बाद लड़ाई होनी पड़ी। लेकिन उसके बाद कभी भी खुले पाकिस्तान सेना कभी भारतीय सेना से नहीं लड़ी और किसी और से नहीं लड़ी। हमेशा ये प्रॉक्सी वार, किसी दूसरे को आगे भेज करके, ये उग्रवादियों को, टेररिस्ट को आगे भेज करके अपनी कार्रवाई करती रही है। तो ये है पाकिस्तानी सेना, इनकी असलियत ये है, कभी नहीं कोई ना तो कोई हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है सामने आने की, सामने से लड़ने की कोई हिम्मत नहीं है, कायरों की तरह वार करते हैं। अब इनका सेना प्रमुख क्या करे? ऐसे सेना जो कि जिसने कोई युद्ध नहीं जीता है, जिसने हमेशा मुंह की खाई है और जो हमेशा टेररिस्ट के पीछे पीछे रहती है, वो सेना प्रमुख क्या बोले? यही बोल सकता है जो वो बोला है। लेकिन जो बात उसने हिंदू मुस्लिम के की है, वो तो अनफॉर्चुनेटली ये जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत से ही निकले हुए हैं। 1947 के पहले एक ही देश था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये अपनी they started looking for the heritage not in India, they started looking for the heritage in Central Asia और अरब। अपने आप को कुछ और बताते हैं, भारत का नहीं बताते हैं। अपने आप को they call themselves the descendants of certain other people। लेकिन मॉडर्न ज़माने में जब डीएनए टेस्टिंग वगैरह हुई तो काफ़ी लोगों को पता चला कि नहीं, कहीं के नहीं है, वो तो यहीं के हैं, यहीं पंजाब में ही उनकी जन्म पुरखों तक पंजाब में है। और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो कई 6-7 पुरख पहले वो सब हिंदू ही थे, ये भी बात निकली है। तो ऐसे सेना प्रमुख जो कि इस रियलिटी के बारे में उनको पता है, उनके देश के लोगों को पता है, वो क्या बोल सकता है? यही बोलेगा, ऐसी ही गंदी बातें बोलेगा। तो हिंदू मुस्लिम उनकी फितरत है, वो सोचते हैं वैसा।
हम लोग बहुत बड़े, बहुत ऊंचे लोग हैं, इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते। बहुत ही छोटे लेवल की बातें हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा। बिल्कुल ठीक कहा, ज़हनियत बहुत छोटी है उनकी, जो इंसानियत को हिंदू मुसलमान में बाँटकर लोगों पर उनका खून बहाना चाहते हैं, उन पर राज करना चाहते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है अंदर, शर्मनाक है, कायराना है। लेकिन सवाल फिर एक बार वही कि जिस तरह से आपने कहा कि पानी फिर हुक्का पानी बंद, क्या अब इतिहास के बाद भूगोल भी बदलेगा? भूगोल पीओके भूगोल बदलना चाहिए, ज्योग्राफी हैज़ टू चेंज, लेकिन कब होगा ये, कैसे होगा, क्या उसके नुआंसेस होंगे, क्या उसके स्टेप्स होंगे, व्हाट विल बी द क्रोनोलॉजी, आई विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब इट इन अ ओपन फोरम। इन एनी केस आई एम नो लॉन्गर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लेकिन मिलिट्री होना तय अफेयर्स, है। लेकिन एज अ मिलिट्री ऑफिसर, एज अ इंडियन, एज अ भारतीय, आई कैन ओनली से ये तो होना ही है, ये हमारे पार्लियामेंट का यूनानिमस डिसीजन है, ये हमारा हिस्सा है। 1947 में एज पर द, आपको पता ही होगा, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको दो ही ऑप्शन था, या तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करो या तो इंडिया के साथ ज्वाइन करो। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ ज्वाइन करना कबूल किया। People question, Pakistanis question the manner in which he signed it, that has got no role, that has got no legal sanctity. उसके बाद वो 1948 यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 का हवाला देते हैं कि भाई प्लेबिसाइड का बात हुई थी और वो नहीं हुआ है। ये भी एक गलत बात बोलते हैं, क्योंकि 19 वो जो यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन है उसके 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप में पाकिस्तान को पूरी की पूरी सेना जम्मू एंड कश्मीर, जो कि राजा के अधीन 1947 में था, उसमें से बाहर निकालना था। जितने और कबायली और उनके सिटीजन्स उस जगह आए थे उन सबको बाहर निकालना था। दूसरे स्टेप में इंडिया को थोड़ी नफरी बाहर निकालनी थी और उतनी फौज वहाँ छोड़नी थी जो कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। ये सब होने के बाद और ये यूएन जो बॉडी है वहाँ पर उसको सर्टिफाई करने के बाद कि हाँ भाई पाकिस्तान की पूरी सेना बाहर हो चुकी है और इंडिया के कुछ जो जितना कम से कम ज़रूरत है वही जम्मू एंड कश्मीर में बचा हुआ है, उसके बाद प्लेबिसाइड का प्रावधान था। तो चूंकि पहला स्टेप ही नहीं किया, और किसने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, तो इसीलिए इन लीगली एथनिकली ऑल point of view, Jammu and Kashmir is and always will be an integral part of India. पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जो गिलगिट बाल्तिस्तान बोलते हैं, वो जो पीओके हम बोलते हैं, जो आज़ाद कश्मीर वो बोलते हैं, वो सब भारत का हिस्सा है और वो भारत में शामिल होगा। आज, कल होगा, परसों होगा, 10 दिन बाद होगा, ये वो समय निर्धारण करने के लिए हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सेना प्रमुख ये सब उसका डिसाइड करेंगे और वो जब होगा तो आप भी देखिएगा और मैं भी ताली बजाऊंगा उसके बाद। निश्चित रूप से देश बिल्कुल इस बात की चिंता ना करे, ये केवल इस बार बात महज सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तक नहीं रहने वाली है। इतिहास नहीं बदलने वाला है, इस बार भूगोल बदलेगा और हम सब इसके साक्षी बनेंगे। खून का बदला इतना बड़ा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल्पना सोच से परे होगा। सजा ऐसी होगी कि आतंकी और आतंकियों के आका थर थर कांप उठेंगे। सर, एक और सवाल, ये जिस तरह से 22 अप्रैल को एक सोची समझी जो ये साजिश रची है, क्या मायने निकालते हैं आप? प्रधानमंत्री बाहर दौरे पे जाते हैं, उपराष्ट्रपति जो यूएस के हैं वो इंडिया में होते हैं, क्या आप ये कोई इस स्ट्रेटेजिकली इस तरह का कदम लिया गया, उस तारीख को चुना गया, इस मौके को चुना गया, इसके क्या मायने हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी इज़ डेस्परेट। काफ़ी दिनों से पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी वेरी डेस्परेट बिकॉज उनके देश के अंदर हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही है। आईएमएफ लोन मुश्किल से दे पा रहा है उनको। महीने का लोन जुटा करके, जैसे बहुत ही गरीब देश में, हमारे देश में कई लोग होते हैं बेचारे डे टू डे कमाते हैं और डे टू डे खाना खाते हैं, वो सही पाकिस्तान की हालत है। वो महीने से महीने कभी सऊदी अरेबिया से, कभी चाइना से, कभी आईएमएफ से लोन लेकर के, भीख मांग करके और जी रहा है।
उसके ऊपर से जो बलूचिस्तान में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर पा रही है। तो पाकिस्तान आर्मी को, और जैसा पिछले कई बार उन्होंने किया है, अपने देश के लोगों का अपने इंटरनल प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना था, और ये काफ़ी दिनों से डेस्परेट थे कोई न कोई एक्शन लेने के लिए। ये तो हमारा देश के अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया सिक्योरिटी, इसलिए कहीं भी जो नॉर्मल इलाका है जहाँ पर सारा एक्शन होता था, चाहे वो वैली में हो, चाहे साउथ कश्मीर में हो, सब जगह बिल्कुल शांति, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया। परंतु एक ऐसी जगह फाइनली उनको, उनके दिमाग में आया, उनके समझ में आया कि भाई जहाँ पर थोड़ी लोग कम थे, चूँकि वो घूमने का इलाका है, बहुत डेप्थ में है, लोग हमेशा वहाँ, कुछ लोग जाते थे घूमने के लिए, सुंदर जगह है, तो ऐसे जगह चुना उन्होंने। ऑब्वियसली ये सरकार का कि भाई जेडी वैंस साहब यूएसए के उप प्रधान, अपना राष्ट्रपति यहाँ पर हमारे देश में है, हमारे प्रधानमंत्री देश के बाहर हैं, बाकी लोग अपनी दिनचर्या की कार्रवाई देश के लोग कर रहे हैं, जबकि मैक्सिमम मीडिया कवरेज होगा इसका। तो ऐसा समय चुनने की क्षमता पाकिस्तान में सालों से है। आपको याद होगा पहले भी कई बार जब यूएसए के प्रेसिडेंट, यूएसए के हाई डिग्निटरीज, यूरोपियन यूनियन के डिग्निटरीज या अदर लोग आते हैं, तो ये मैक्सिमम मीडिया माइलेज के लिए पाकिस्तान हमेशा ऐसा समय चुनता है। वो इनकी बहुत ही गिरी हुई सोच है, हमेशा से कभी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, आगे भी सक्सेसफुल नहीं होगा, परंतु ये ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने से पूरी दुनिया में इनका नाम होगा। अभी देखिए पूरी दुनिया में उनके ऊपर दुनिया थू-थू कर रही है। कल परसों मैं उनके एक इंटरव्यू देख रहा था उनके एक मिनिस्टर साहब का यूएसए चैनल में। वो बार-बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे कोई नहीं जानता, हम इसको जानते हैं, हमने सुना भी नहीं उसके बारे में। तो जो इंटरव्यू करने वाली थी, उन्होंने पूछा कि भाई ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही करते हैं, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो नाम बदली कर लेते हैं, आप तो हमेशा के लिए, हमेशा से यही काम करते रहे हैं। तो मिनिस्टर साहब ने एग्री किया कि यस, पिछले 30 साल से हम ये काम कर रहे हैं, उग्रवादियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम बढ़ावा दे रहे हैं अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के पेट लागू होने का। तो इस तरह की बातें, इस तरह का समय पाकिस्तान गवर्नमेंट ही चुन सकता है, पाकिस्तान आर्मी का ही कार्रवाई है, और ये समय चुनना, जैसे हम बोलते हैं, उनका हैंडीवर्क, उनका सिग्नेचर है ये। उनकी, ये उनका बिल्कुल सिग्नेचर है, पूरे हमेशा से ऐसे ही समय पर वो कार्रवाई करते हैं, और कुछ एविडेंस मिले ना मिले, मैं तो नहीं जानता भी क्या-क्या एविडेंस मिला है, हमारे लोगों के पास काफ़ी एविडेंस है अभी, लेकिन ये तो सिंपली जो भी लोग सिक्योरिटी इसमें हैं, इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं पूरी दुनिया में, वो जानते हैं कि ये पाकिस्तान का हैंडीवर्क है, क्योंकि जो समय जो चुना गया है, वो पाकिस्तान ही ऐसा कार्रवाई करता है। पाकिस्तान ही इस तरह की कायराना हरकत कर सकता है, इस तरह के शर्मनाक जो करतूत हैं इनको अंजाम दे सकता है। आप देखिए कितने निर्दोष लोगों का खून कितनी बेरहमी से बहाया गया, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया थू-थू कर रही है, और हमारे देश का बच्चे से लेके बूढ़े, जवान, औरत सभी गुस्से में हैं, बदले की आग में जल रहे हैं। सर, एक और बात इस बीच उठ रही है कि क्या सच में एक चीज़ जो हुई है, ये बड़ा आसान हो जाता है ज़ुबान हिला के कह देना कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। क्या इस तरह की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? आप तो एक सैनिक के तौर पर उनके मन पे क्या गुज़रती होगी, जो पूरे वक़्त एक छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी जान भी दाँव पे लगा देते हैं। उस बीच इस तरह की आवाज़ें कुछ उठती हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, ध्यान नहीं रखा। इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं आप? आपने सही बोला है। छोटी-छोटी जानकारी के लिए, छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे हज़ारों सैनिक, हमारे हज़ारों इंटेलिजेंस के कर्मी, जो कि हमारे डिफरेंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और ख़ासकर 370 हटने के बाद जो स्थिति हमारे देश में है, उसका काफ़ी बड़ा श्रेय हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को दिया जा सकता है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ही कमाल है कि इतने दिनों तक, इतने सालों तक काफ़ी शांति, काफ़ी सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जिस तरह की सोच कई लोगों के पास है, कई बार पता नहीं चल पाता है उनके बारे में।
आदमी नॉर्मल होता है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, स्लीपर सेल की बात होती है, वो सालों साल उसमें बैठा हुआ है, तो उनके बारे में कई बार पता नहीं चल पाता है, कितनी भी कार्रवाई हो, कितना भी एक्शन हो, तो उसके बारे में नहीं पता चल पाता। शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, परंतु ये तो मैं बहुत ही भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारे जो लोग इस में कार्रवाई कर रहे हैं इतने सालों से, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी द मैनर जो थ्रेट है हमारे ऊपर, जो एक्शन पाकिस्तान और भी अदर इमेरिकल पावर्स हमारे ऊपर लेते हैं, उसके अगेंस्ट में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही अच्छा काम है, ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में परंतु बाकी देश में भी। सब जगह पर, इतनी जगह पर पाकिस्तान कितने सालों से कितना एक्शन लेने की कोशिश करा, लेकिन सब के सब को पहले पता लगा लिया जाता है, पहले उसको थॉट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ये सब हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी काम है और मैं उनको शाबाशी देना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। जी, हुँ। बिल्कुल हमें उनके साथ होना चाहिए, उनके मनोबल, उनके मोटिवेशन को मजबूत करना चाहिए। बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए सालों अपनी जान दाँव पर लगाए रखते हैं, जिनके लिए हम 1 मिनट में ये कह देते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ये बड़े अफ़सोस की बात है। उनका मोटिवेशन, उनकी ताकत, उनका मोराल हमेशा बढ़ा रहना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। एक और बात सर, ये मोटिवेशन से बात आई है। अब जिस तरह की स्थिति हम पूरी दुनिया में देखते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से है, चाहे वो हथियारों के लिहाज से है, जो स्पीड है, जो ज़रूरत है, क्या सच में हमारी सेना का मोटिवेशन आज के दौर में उस तरह का हाई है? ये इस टेक्नोलॉजी को लें, चाहे हम हथियारों को लें, हम उस मजबूत स्थिति में हैं कि दुनिया के किसी भी दुश्मन देश को हम जवाब दे सकें, मुँह तोड़ जवाब दे सकें? यस, इनफैक्ट आपके सवाल में 2 अंश हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक तो मोटिवेशन की बात है। मोटिवेशन सिर्फ़ हथियारों और इक्विपमेंट के ऊपर मुनहसर नहीं है। मोटिवेशन हमारे देश का, ख़ासकर हमारे फ़ौज का, जिसके बारे में बहुत भरोसे के साथ बोल सकता हूँ, बहुत ही हाई है, हमेशा हाई रहा है, क्योंकि हमारी देश का लीडरशिप, हमारे देश के फ़ौज का लीडरशिप, हमारे देश का जो तरीका है काम करने का, हमारे फ़ौज का तरीका है काम करने का, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही मंझा हुआ है, प्रूवन है। और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी धूप, पानी, सर्दी, बर्फ़, दुश्मन की फायरिंग, कितना भी कैसी भी स्थिति हो, हमारे जो देश के जवान हैं, हमारे जो गाँव-गाँव से दूर दराज से आते हैं भारतीय सेना में भर्ती होने, और भारतीय सेना में भर्ती करके वो एक योद्धा बन जाते हैं, एक बिल्कुल फ़ौलादी योद्धा बन जाते हैं। और उनका मोटिवेशन आपको, आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपने छुट्टी जाते हुए देखा होगा, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उसी योद्धा को, उसी जवान को, जो कि दिल्ली रेलवे स्टेशन में बेचारा किसी तरह से ट्रेन में घुसने की कोशिश करा, उसी जवान को जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखिए या कहीं सिएचिन में देखिए, तब आपको पता चलेगा, अरे ये तो एकदम कृष्ण है। लेकिन यहाँ पर अनअज्यूमिंग इज़ अ गुड वर्ड इन इंग्लिश, अनअज्यूमिंग लगता है वो। तो ये मोटिवेशन, हमारे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लोगों को पता है। मोटिवेशन हमेशा हम इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, एयर फोर्स, नेवी, सभी को शामिल बहुत ही हाई है। एज़ फार एज़ इक्विपमेंट इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार द वेयरविथॉल टू कंडक्ट वॉर इज़ कंसर्न्ड, अगेन पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले भी अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिछले 10-12 साल में तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इसका श्रेय मैं बोलूँगा कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने अ, हथियारों का खरीद फरोख्त का सिस्टम बनाया है, देयर इज़ अ डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, और जो वेरियस कमिटीज़ बने हुए हैं, जितना पारदर्शी, जितना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, सभी को समय दिया जाता है, सभी को बराबरी का लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है। हमारे जो पुराने फैक्ट्रीज़, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि आजकल पीएसयूज़ हैं, उनकी कार्रवाई पहले भी अच्छी थी और आजकल और भी ज़्यादा बढ़ी है। इनफैक्ट शायद कई लोगों को नहीं पता होगा, हमारा 60 से 70% प्रतिशत जो हथियार, एमुनिशन जो है, वो हमारे देश के जो पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ थे और जो पीएसयूज़ हैं, उन्हीं से आता है। बड़ी 10 चीज़ है, हाँ, 10% बड़ी पहले ज़्यादा उपलब्धि है। आता था, अभी और भी घट रहा है बाहर से आने वाला सामान। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, वो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़।
प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बढ़-चढ़ के डिफेंस सेक्टर में कार्रवाई कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नए-नए चीज़ों का, नए-नए हथियारों का और ख़ासकर वो हथियार जो कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं बना पाती थी या नहीं बना रही थी या पीएसयूज़ नहीं बना रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आगे और भी अच्छा होगा। सो इसलिए इक्विपमेंट के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देशवासियों को बहुत ही अच्छा काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, कार्रवाई होनी तय है और कार्रवाई भी ऐसी कि पूरी दुनिया देखेगी, इतिहास तो याद रखेगी ही, भूगोल भी बदलने वाला है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की आका सुन ले। बहुत सर धन्यवाद हुँ, आपका। बहुत सारे पहलुओं को आपने बड़ी बारीकी से बताया और समझाया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।